Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, I will going to tell you about what is friction and how it works and what are the application of frictions. So let's start the video. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग को पता होगा कि जब टू सरफेसेस के बीच में जब कोई कांटेक्ट होता है तो लगने वाला उनके बीच का फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, उससे ही क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी जो ड्राइवर है कार या ट्रक का वो हमें क्या कर लेता है, कहीं भी मुड़ने से पहले या व्हीकल की जो स्पीड है उसको क्या कर लेता है, स्लो डाउन कर लेता है, ठीक है। या फिर ट्रैफिक सिग्नल में अगर रुकना हो तो वो क्या कर लेता है, अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेता है। आप भी अगर अपनी बाइसिकल जो है उस पर अगर ब्रेक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी बाइसिकल भी क्या है, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और आफ्टर सम टाइम वो रुक जाती है। तो नॉट ओनली व्हीकल्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट की भी हम बात करें और अगर वो मूव कर रहा है सरफेस में या फिर अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसके बाद भी। तो फाइनली जो है कुछ मूवमेंट के बाद, कुछ उसके मोशन के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। अगर हम देखें तो मूविंग बॉल जो है, हमने ग्राउंड में उसको पुश किया तो वो क्या होती है, समटाइम्स बाद क्या होती है, आगे जा कर के वो रुक जाती है। तो क्यों ऐसा होता है कि अगर हम एक जो बनाना पील है अगर उसके ऊपर हमारा पैर फिसल जाता है तो क्या होता है, हम ऑब्वियस सी बात है कि फिसल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। अब फ्रिक्शन नहीं होता है तो स्मूथ होने के बाद क्या होगा, हम वहाँ पे फिसल जाएंगे एंड सडनली वी फॉल। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जाम्पल से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जेंटली आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है और उसको टेबल में क्या करना है, पुश करना है। तो आप देखेंगे, आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो कुछ टाइम के बाद जो है वो क्या होगी, कुछ डिस्टेंस तक वो पुश होगी और क्या होगी, वो रुक जाएगी। इस एक्टिविटी को आपको करना है, बुक को पुश करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो बुक है वो स्टॉप होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो बुक है वो किस डायरेक्शन में, और हम ऑपोजिट डायरेक्शन से भी ट्राई कर रहे हैं, तो कैसे जो बुक है वो स्टॉप हो जा रही है। फिर आपने देखा होगा कि अगर फोर्स जो है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं, राइट साइड में उसको पुश कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से अगर कोई फोर्स हम नहीं भी लगा रहे हैं तो वो अपने आप क्या हो रही है, रुक जा रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है उसमें कहाँ से वो उसमें एक्ट कर रहा है, वो कर रहा है राइट साइड से। बुक को हमने पुश किया कहाँ से, लेफ़्ट से, और फ्रिक्शन उस पर लगा कहाँ से, राइट से, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स लगा रहे हैं राइट से, तो जो फ्रिक्शन जो है वो कहाँ पर लगेगा, वो लेफ़्ट डायरेक्शन से लगेगा, ठीक है। हमेशा ही फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ही लगता है, चाहे आप राइट से लगाएं या लेफ़्ट से लगाएं। लेफ़्ट से लगाएंगे तो राइट से लगेगा, राइट से लगाएंगे तो लेफ़्ट पे लगेगा। तो दोनों ही केसेस में क्या है, फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है मोशन ऑफ बुक, ठीक है। बुक के मोशन को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है कि हम उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये जो काम है फ्रिक्शन का वो ऐसा चल रहा है। तो जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा क्या करता है, अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को। मतलब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलने लगेगा, रोकने लगेगा। तो वो क्या करता है, उस अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, आगे ही नहीं बढ़ने देता। तो इस अबव एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो सरफेस के बीच में लग रहा है, टू सरफेस के बीच में, बुक और सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये जो फ्रिक्शन है ये सेम होता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी सरफेसेस में सेम होगा, या फिर ये डिपेंड करेगा उसकी स्मूथनेस और उसकी रफनेस पे। तो यहाँ पे फिर जो है एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसमें क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग ली गई है, ठीक है, और उसको किससे बांध दिया है, ब्रिक से बांध दिया है।
फिर उसको पुल किया है ब्रिक के साथ, उसको पुल किया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। जब उसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो फिर हमको क्या करना है, वहाँ पे रीडिंग लेना है। स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी, उसमें स्केल बना हुआ होता है, तो उसमें रीडिंग आएगी, ठीक है। तो उसको हमें नोट करना है। तो नोट क्या करना है, अब हम ले रहे हैं सरफेस। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये तो रफ है, क्योंकि ये क्या है, ये ब्रिक है। ये कैसा है सरफेस होता है इसका, रफ सरफेस होता है, सभी ने देखा होगा। फिर अब हमने क्या किया, उसको रैप कर दिया किससे, पॉलीथीन से। पॉलीथीन जो हमारी बहुत ही स्मूथ होती है, उसका सरफेस जो स्मूथ होता है, उससे हमने इसको क्या किया, रैप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट उसको रिपीट करेंगे, और फिर जब हम उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, फिर हमें नोट डाउन करना है क्या, स्प्रिंग बैलेंस से उसकी रीडिंग। तो हम इससे क्या देखेंगे, हमें ये पता चलेगा कि जब हमने ओनली ब्रेक के साथ जब हमने उसको पुल किया, तो उसकी जो उसमें जो फोर्स जो लगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब हम स्मूथनेस जब उसमें आ जाएगी, जब हम पॉलीथीन से उसको रैप कर देंगे, तो फोर्स जो है उसका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है फोर्स को मेज़र करने में, जो कहाँ लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ये जो इसका ये हुक दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे शो करते हैं और उससे उसकी रीडिंग ले लेते हैं। इसमें स्प्रिंग होती है, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना यहाँ पे वो नीचे की तरफ जा रहा है, वहाँ से वो कितना स्ट्रेच हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर पॉइंटर होते हैं, ये बीच में ये स्केल्स बने हुए हैं, यहाँ पे पॉइंटर होते हैं जिससे कि रीडिंग ले ली जाती है। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, जिसमें ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं कि इन्होंने ये जो एक छोटा सा सेल है, इसको लिया और उन्होंने क्या किया, ये यहाँ से ये जो स्लाइड इन्होंने बना दिया, ये स्लाइड से जो सेल है उसको यहाँ से पुश करते हैं। तो वो जब यहाँ से ये पुश होगा, तो ये कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये टेबल पर कितनी दूर तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उन लोगों ने ले ली, मेज़र कर ली और उसको लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने एक क्लॉथ लिया, ठीक है। क्लॉथ को यहाँ पर फैलाया, इसको यहाँ से अटैच किया, फिर उन्होंने क्या किया, सेल को यहाँ से पुश किया। अब इन लोग देख रहे हैं कि सेल जो है वो यहाँ तक ना जाके उसकी जो डिस्टेंस है वो यहीं पर जाकर ही रुक जाता है। अब आप सबको पता है कि ये जो टेबल है, इसकी सरफेस हमें कैसे देखने मिल रही है, स्मूथ है, ठीक है। वहीं अगर हम क्लॉथ की बात करें, तो क्लॉथ का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि सेल जो था वो यहाँ तक ना जा कर के वो यहीं पर बीच में ही रुक गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा फ्रिक्शन है, जो हमारा फोर्स है, जो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो किस पर डिपेंड करता है, स्मूथनेस और रफनेस पर। तो जो फ्रिक्शन है वो इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी कॉज होता है, मतलब इरेगुलरिटीज़ की वजह से भी होता है। जो 2 सरफेसेस हैं कांटेक्ट में, उसकी वजह से भी, जैसे सेल का सरफेस और क्लॉथ का सरफेस, सेल का सरफेस और ये टेबल का सरफेस। तो ये जो सरफेसेस हैं जो अपीयर होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं, उनमें जो इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जो इरेगुलरिटीज़ है 2 सरफेसेस में, वो उनको क्या कर देती है, लॉक कर देती है। तो वो क्या होता है कि वो आगे तक ना बढ़ करके वो यहीं पर ही रुक जाते हैं। तो अगर हम देखें कि जो अगर अप्लाई किया हमने फोर्स इंटरलॉकिंग के लिए, तो जो रफ सरफेसेस हैं वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ है, बहुत उबड़ खाबड़, जैसे हम अगर उस जगह को बोलें तो वैसी चीज़ें हैं। तो जो फोर्स है फ्रिक्शन का, वो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर जो रफ़ सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, रफ़ सरफेस अगर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फ्रिक्शन कम कहाँ पे होगा, जहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा होगी। तो ये 2 चीज़ समझ में आई। फिर अगर हम देखें कि जो फ्रिक्शन है वो कॉज होता है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, अभी हमने देखा 2 सरफेसेस के बीच में। तो ये ऑब्वियस है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है
वो इंक्रीज़ होगा अगर टू सरफेसेस जो हैं वो हार्डली प्रेस्ड हैं, एक दूसरे से हार्डली प्रेस्ड हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फिर अगर हम एक्सपीरियंस करें कि एक जो मैट है उसको हमें क्या करना है, ड्रैग करना है, जिसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ है, और उसमें भी हमें करके देखना है अगर कोई पर्सन उसमें बैठा हुआ है। तो ये दोनों एक्सपीरियंस करके हमें देखना है कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो अब आप लोग इतना पढ़ने के बाद तो ये सोच सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस में ज़्यादा लगेगा, मैट पर बैठे हुए इंसान पे या सिंगल मैट पे। ओके, फिर हम रिकॉल करते हैं कुछ एक्सपीरियंस को लास्ट टाइम के, कि अगर कुछ बड़ा सा हैवी बॉक्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसकी पोजीशन से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या होगा कि अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इस एक्सपीरियंस को लें और ये पता करें कि कैसे जो चीज़ है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा ईजियर होगी, कि अगर हम जो मूव कर रहे हैं बॉक्स को रेस्ट पोजीशन से, उसमें हमारा ज़्यादा फोर्स लगेगा, या अगर बॉक्स जो है वो अब मोशन में है, वो चलता जा रहा है, तो अगर उसको हम पुश करेंगे तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पोजीशन में है, ये उसी पोजीशन में रखा हुआ है, हम इसको पुश करेंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर ये बॉक्स जो है मोशन में है, अगर कोई इसको पुश करते हुए लेके जा रहा है और अगर आप उस अपना हाथ उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, वो ईजिली पुश हो जाएगा क्योंकि वो उस मोशन में है। ओके, बट इसी डायरेक्शन में अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं समझने के लिए। तो जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मूविंग रेस्ट पोजीशन से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो फोर्स वहाँ से लगता है वो कैसा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लगता है फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑन द अदर हैंड जो फोर्स रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, वो मूव हो रहा है सरफेस पे, तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। फिर अगर बॉक्स जो है वो स्टार्ट कर देता है स्लाइडिंग, तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं सरफेस के साथ, वो क्या होते हैं, उनको इनफ टाइम नहीं मिलता है लॉक होने के लिए, कि वो कांटेक्ट में आके लॉक हो जाएं और वो आगे ना बढ़ पाएँ, तो इतना फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। मतलब स्टार्ट करने पर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो दो डिफरेंस थे ये यहाँ मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईवल। तो फ्रिक्शन जो है उसको एक नेसेसरी ईवल भी बोला गया है। तो अगर हम रिकॉल करें कुछ एक्सपीरियंसेस तो ये इजी होगा कि कैसे कूलर, जो अर्दन पॉट होते हैं और जो ग्लास टम्बलर होते हैं, वो कैसे उनको होल्ड अच्छे से कर लिया जाता है। तो जो आउटर सरफेस होता है टम्बलर का, वो कैसा होता है, ग्रीजी होता है और उसमें एक थिन लेयर होती है कुकिंग ऑयल की। तो ये बात कर रहे हैं सरफेस की, कि जैसे कुकिंग ऑयल है तो वो क्या होगा, बहुत ही स्मूथ सरफेस होगा वो वाला, और अगर कुल्हड़ की बात करें, अर्दन पॉट की बात करें, तो उसका सरफेस रफ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस ग्लास को पकड़ कर रख पाएंगे। तो ये हमें रिकॉल करना है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। अब एक सिंपल सरफेस है तो वहाँ पर तो हम इजीली चल लेते हैं, बट अगर एक मडी ट्रैक आ गया, ठीक है, मिट्टी वाली जगह अगर आ गई, तो वहाँ पर हमें चलना कितना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर वेट मार्बल फ्लोर की हम बात करें, उसमें वॉक करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने कभी भी कभी आपने ये करके नहीं देखा होगा कि विदाउट फ्रिक्शन पेन और पेंसिल से लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब आपकी टीचर जो हैं वो बोर्ड पर लिखती हैं तो बोर्ड कैसा होता है, रफ सरफेस होता है,
और जब वो चॉक से लिखती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें स्टिक हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जब बोर्ड पे लिखा जाता है तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये तभी होता है जब यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो वर्क कर रहा होता है चॉक और बोर्ड के बीच में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है, मूवमेंट उसमें हो रही है, तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा अगर वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो। अभी अगर हम फ्रिक्शन की बात ना करें, अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है तो वो मूव ही करता रहेगा, क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर यहाँ पर टायर्स और ऑटोमोबाइल्स रोड के बीच में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सब पॉसिबल नहीं है। फिर अगर कोई डायरेक्शन मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में वो चलता जाएगा। और ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि जो वॉल है उस पर हम नेल जो है उसको फिक्स कर सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो ईवल भी है। अब ये बुरा कैसे है, तो ये जो है ये वेयर करता है जो मटेरियल्स होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि स्क्रूज, बॉल बेयरिंग, सोल्स ऑफ शूज़, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फूड जो है, ठीक है, आपने देखा होगा कि चलते चलते आप लोग सब शूज़ पहनते होंगे, स्लीपर्स पहनते होंगे, जो भी पहनते होंगे, तो बहुत टाइम चलने के बाद उसमें से क्या होता है, वो वर्न आउट हो जाते हैं, वहाँ से वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि जो ओवर ब्रिजेस होते हैं रेलवे स्टेशंस के, उनमें वो भी क्या होते हैं, वो भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं और उनको रिपेयर कराना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो आप अपने पाम्स को रब करके देखें, जो कि थोड़े से रफ सरफेस उसमें होता है। तो रब करने पर क्या आप देखेंगे कि वो हीट अप हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा रब करने से वो हीट अप हो जाएंगे। तो ये हमने फील किया कि रफ सरफेस जो है जब वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, रब करेंगे, तो वो क्या होंगे, हीट अप हो जाएंगे। फिर अगर हम मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं उसके रफ सरफेस पे, तो वो क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है, ठीक है। फिर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो जार है, मिक्सर का जो जार होता है, उसको ग्राइंड करने पर, ज़्यादा देर ग्राइंड करने पर क्या हो जाता है, वो उसमें वो भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब अगर हम मशीन को ऑपरेट करते हैं उसमें से हीट जनरेट होती है, तो वो क्या होता है, वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे कोई भी यूज़ की नहीं है, तो वो क्या होती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। तो इसके आगे हम और देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग होता है, ज़्यादा कम होता है, ये कैसे उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching the video. I hope you like it. And if you like, please like, subscribe to my channel.